कहानी है बसंतपुर की, जहाँ चारों तरफ हरियाली और चहल पहल थी और उस गांव के लोग खाने पीने के शौकीन थे। दूर दूर तक बसंतपुर सिर्फ खाने पीने के रूप में पहचाना जाता था। बसंतपुर में कई दुकानें थे, लेकिन उस गांव में सिर्फ दो लोगों के स्वाद के चर्चे बहुत हुआ करते थे। एक तरह बाबूलाल का सबसे बड़ा और महंगा ढाबा, जो कि दिखावटी, और वही दूसरी तरफ गांव के चौराहे पर राहुल का फिश कड़ी का ठेला, जहां कोई दिखावट नहीं, शुद्धता और सादगी। सुबह का समय था। बाबूलाल और उसका नौकर रामू दोनों ही अपने ढाबे पर खड़े थे। ढाबे पर रईस लोगों की भीड़ थी और वहीं दूसरी तरफ राहुल के ठेले पर कोई नहीं आता। एक दिन जब बाबूलाल सुबह का अखबार पढ़ रहा था, तब उसका नौकर रामू उससे कहता है, मालिक, आज ढाबे पर ग्राहक कुछ ज्यादा आए थे, इस वजह से सारी फिश कड़ी खत्म हो गई है। अरे अभी तो दिन की शुरुआत हुई है और तू कह रहा है कि हमारी सारी फिश कड़ी खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? सही में मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज सच में सारी फिश कड़ी खत्म हो गई है और वहीं रात के बचे हुए ही फिश कड़ी है। अरे तो तू परेशान क्यों हो रहा है? रामू, जो रात की फिश कड़ी बची है ना, उसको ही गर्म करके दे दे। लेकिन मालिक, उसमें से सड़न की बदबू आ रही है। अगर मैं उसे ग्राहक को दूंगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे जितना बोला जाए तू बस वही कर। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुझे मैं खाना बनाने के पैसे देता हूँ, दिमाग चलाने के नहीं। अब तू वही फिश कड़ी ही सबको खिलाऊंगा। देख मैं क्या करता हूँ। रामू को पता नहीं था कि उसका मालिक क्या करने वाला है। वो अपने मालिक को ध्यान से देखता है कि उसके मालिक फिश कड़ी के पतीले में कुछ मिला रहा है। वो हैरान होकर पूछता है, मालिक, ये आपने क्या मिलाया है? मुझे भी बताइए। चुप, एकदम चुप। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने फिश कड़ी में कुछ मिलाया है। इसमें मैंने खुशबू वाला इत्र डाला हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों के अलावा इस बात को कोई भी जानना नहीं चाहिए, वरना फिर तेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन मालिक, या तो सिर्फ खुशबू ही फैलाएगा, इसका कुछ स्वाद तो रहेगा नहीं। ये सही नहीं कर रहे हैं आप। तू तेरा मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे काम पर से निकाल दूंगा। अब चल अपने काम पर लग जा। रामू कुछ भी नहीं बोलता है और सर झुकाकर अपने काम में लग जाता है, क्योंकि बात उसके काम पर आ गई थी। अगर मालिक उसे नौकरी से निकाल देता तो वो अपना घर कैसे चलाता? इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। और वहीं दूसरी तरफ राहुल हाथ के मसाले पीसकर तैयार कर रहा था और उसके बगल में ही उसकी पत्नी विमला उदास बैठी हुई थी। सुनिए जी, आज घर का राशन भी खत्म होने को आए हैं। बच्चों की फीस भी जमा करनी है। आप इन महंगे मसालों की जगह सस्ता मसाला भी तो लेकर आ सकते हो। नहीं विमला, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। अगर मैं चंद पैसों के लिए लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊंगा तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं जानती हूँ कि आप ईमानदार हैं, तभी तो इस गरीबी में भी आप लोगों को अच्छा खिला रहे हो। लेकिन उस बाबूलाल को देखिए, वो इतना अमीर है तो भी सबको महंगा दाम और खराब खाना खिला रहा है और महलों में रह रहा है, और हम दाने दाने को मोहताज हैं। कोई बात नहीं विमला, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो भगवान भी हमारा बुरा नहीं करेगा। और हाँ विमला, बेईमानी की कमाई जल्दी आती तो है, लेकिन टिकती नहीं, और ईमानदारी का फल मीठा होता है। देर से ही सही, पर एक न एक दिन वो मिलेगा जरूरत। सुबह का समय था। बाजार में चहल पहल हो रही थी और बाबूलाल की दुकान से तेज खाने वाली इत्र की खुशबू आ रही थी। और बाबूलाल के ढाबे की चमक धमक और फेक खुशबू से लोग उसके ढाबे की ओर खींचे चले जा रहे थे। अरे भाई, ये बाबूलाल के ढाबे से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? ये तो दूर दूर तक फैल रही है। हाँ भाई, मुझे लगता है कि बाबूलाल के ढाबे पर आज शाही दावत है। और उसके सामने वाला राहुल सिर्फ 100 रुपए की ही फिश कड़ी देता है, लेकिन उसके फिश कड़ी में वैसा मजा और सुगंध नहीं। और बाबूलाल के ढाबे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो खाना भी अच्छा होगा। हाँ, तो चलते हैं ना भाई, खाकर आते हैं।
इतना कहकर वो वहाँ से बाबूलाल के ढाबे की ओर चल देते हैं। यहाँ राहुल अपना ठेला सजाए खड़ा रहता है। उसने असली मसाले और ताज़ी मछलियाँ डाली थीं, लेकिन उसकी हल्की प्राकृतिक महक बाबूलाल के केमिकल की तेज महक के आगे दब गई थी। राहुल की आंखों में मायूसी थी। शाम के वक्त जब बाबूलाल के ढाबे पर भीड़ नहीं थी, तो बाबूलाल अपने नौकर को बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकलकर राहुल के ठेले पर जाता है। उसने देखा कि राहुल का पतीला अभी भी भरा हुआ है। फिर वो राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे राहुल, तुम्हारी तो आज एक भी बोनी नहीं हुई है। यहाँ बैठकर बस मक्खियां ही मार रहे हो। अगर तुम्हारे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो तू मेरे ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ले। कम से कम तुझे शाम को 2 वक्त की रोटी तो खाने को मिलेगी। बाबूलाल की बात सुनकर राहुल को बुरा लगता है, लेकिन वो बाबूलाल की बात को नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए कहता है, सेठ जी, ये तो वक्त वक्त की बात है। मैं कम कमाता हूँ और रात को चैन से सोता हूँ। मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरी मिलावट पकड़ ले। अरे जा जा, तेरी इन बातों से तेरा पेट नहीं भरेगा। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ लोग दिखावे की ओर भागते हैं, सच्चाई की ओर नहीं। मेरा ढाबा देख, इसे कहते हैं कामयाबी। बाबूलाल राहुल का मजाक उड़ाकर वापस अपने ढाबे पर आ जाता है। वो अपने ढाबे पर आया ही था कि उतनी देर में एक बूढ़ा आदमी जगनलाल बाबूलाल के ढाबे पर आ रहा होता है। अरे बाबूलाल, लाओ एक प्लेट फिश कड़ी लगा दो। जगनलाल जैसे ही फिश कड़ी खाता है तो उसके पेट में दर्द उठने लगता है। फिर वो बाबूलाल से कहने लगता है, ओ सेठ, तुम्हारी फिश कड़ी में कुछ तो गड़बड़ है क्या? और इसका स्वाद भी कुछ खट्टा है। खाने के बाद तो मेरे पेट में दर्द होने लगा। सेठ डर जाता है, लेकिन वो भी बहुत चालाक था। वो बहाना बनाते हुए कहता है, अरे काका, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी फिश कड़ी तो दूर दूर तक मशहूर है और आप कह रहे हो कि मेरी फिश कड़ी में कुछ गड़बड़ है। लगता है कि आपकी पहले से ही तबीयत खराब होगी। रामू, जल्दी से काका के लिए ठंडा नींबू पानी का शरबत ला, वो भी बिल्कुल फ्री। अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। जगनलाल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाबूलाल ने राहत की सांस ली और कहा, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो हम इस बूढ़े की वजह से फंस जाते। और ये सब दूर खड़ा राहुल देख रहा था। उसे शक तो था, लेकिन उसके पास एक भी सबूत नहीं था। और उधर पुलिस स्टेशन में चुलबुल पांडे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी उनका हवलदार मोहन उनसे कहता है, सर, पिछले हफ्ते से बसंतपुर से कई शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। अस्पताल की रिपोर्ट बता रही है कि वो फूड पॉइजन के मामले बढ़ रहे हैं। और हैरान की बात है कि ज्यादातर उन्होंने फिश करी खाई हुई थी। और हम जब वहां गए तो हमें वहां से कुछ भी सुराग नहीं मिला। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि हम वहां रेट मारने आ रहे हैं और वो चौकन्ने हो जाते हैं। पुलिस की वर्दी देखकर वो सतर्क हो जाते हैं। इस बार हमें प्लानिंग कर कर जाना होगा। मतलब सर, कैसी प्लानिंग? अरे मोहन, जब वो वर्दी देखकर सतर्क हो जा रहे हैं तो इस बार हम बिना वर्दी के सिर्फ मैं जाऊंगा। शाम हो गई। राहुल के ठेले पर रखा पतीला वैसे का वैसे ही रखा पड़ा था। आज उसकी एक भी बोहनी नहीं हुई थी। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। अंकल, अंकल, कुछ खाने को बचा है तो दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, आज बहुत कुछ बचा है। बैठो, मैं आपको अभी एक प्लेट गर्मा गर्म फिश कड़ी देता हूँ। इतना बोलकर राहुल बच्चे की प्लेट लगा देता है। बच्चा जैसे ही एक निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखें चमक जाती। अरे वाह अंकल, मैंने तो ऐसे फिश कड़ी कभी भी नहीं खाया है। आप सही में बहुत अच्छे अंकल हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में चुलबुल पांडे बिना वर्दी के थे। वो नॉर्मल कपड़े में ही बसंतपुर जाने वाले थे। आज होगा असली फैसला। अब मैं स्वाद नहीं, इंसानियत परखूंगा। देखूं तो सही कौन क्या बेचता है। इतना बोलकर वो तुरंत निकल जाता है। वो पूरे बाजार में देखते हैं कि सिर्फ 2 जगह ही फिश कड़ी बिक रही थी। वो खड़ा होकर सोचने लगा।
मैं पूरा बाजार घूम चुका, लेकिन मुझे सिर्फ 2 जगह ही फिश करी ही दिखा। एक तो ये वीआईपी ढाबा जहां लोगों का आना जाना बहुत था, और दूसरा एक छोटा सा ठेला जहां कोई भी ग्राहक नहीं था। वो पहले बाबूलाल के ढाबे पर पूछता करता। ओ सेठ जी, एक प्लेट फिश कड़ी कितने की है? एक प्लेट का दाम 200 रुपए है। क्या 200 रुपए? इतना महंगा फिश कड़ी? तुम लोगों को इतना महंगा फिश कड़ी खिलाकर लुट रहे हो? अरे ओए, तुझे खाना है तो खा, वरना निकल यहाँ से। बहुत आते हैं तेरे जैसे। अब क्या कर सकते हैं, जिसे भूख लगेगी वो तो खाएगा ही। चलो कोई बात नहीं, दे दो एक प्लेट। फिर बाबूलाल उसकी प्लेट लगा देता है। चुलबुल पांडे उस फिश कड़ी को खाता नहीं, बल्कि उसे चोरी से छिपा ले आता है और लैब में जांच करने के लिए भेज देता है। फिर वो राहुल के ठेले की तरफ जाता है। अरे भाई, तुम्हारी फिश करी का क्या भाव है? भाई सिर्फ 100 रुपए है। ठीक है, दे दो एक प्लेट। आप बैठ जाइए, मैं अभी देता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल के ठेले को अच्छी तरह देखते हैं। राहुल का ठेला एकदम साफ सुथरा और सुगंधित से भरा। वो अपने खाने में शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर भी पुलिस इंस्पेक्टर राहुल का खाना चोरी से छुपा देता है और उसे भी लैब में जांच करने के लिए दे देता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है और हकीकत अपने आप पता चल जाता है। उसे अब पता चल गया था कि इन बीमारियों के पीछे किसका हाथ है। चुलबुल पांडे तुरंत बाबूलाल के ढाबे पर जाता है। पुलिस को अपने ढाबे पर आता हुआ देख बाबूलाल घबरा जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए, क्या सेवा करूं आपकी? बंद कर अपना ये ठोंग। मुझे पता चल गया कि गांव में तेरी ही फिश कड़ी से बीमारियां फैल रही हैं। और हाँ, तेरी जहरीली फिश कड़ी मैंने जांच करवाई और मुझे पता चल गया कि तू लोगों में जहर बांट रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तू जो आदमी कर रहा था, वो आदमी मैं ही हूँ। क्या वो आप थे? सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस। चुप, एकदम चुप। तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, बल्कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने तेरी फिश कड़ी की जांच करवाई और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तूने उसमें केमिकल मिलाए हैं। और तभी वहाँ पर कांस्टेबल मोहन आ जाता है और बाबूलाल को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। और चुलबुल पांडे फिर से राहुल के ठेले पर जाते हैं। राहुल के ठेले पर खड़े लोग हैरान होकर देखते हैं। अरे सर, आप यहाँ मेरे पास? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया हूँ। तुम डरो मत, मुझे पता है कि तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो। तुम्हें मैंने पहले ही परख लिया। अब पूरे बसंतपुर में सिर्फ तुम्हारी ही फिश कड़ी का ठेला लगेगा। शुक्रिया साहब, आप यहाँ आए, मेरे लिए तो यही सम्मान की बात है। नहीं राहुल, तुम मुझे शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा मत करो, बल्कि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ, क्योंकि तुम गरीब होने के बावजूद भी तुमने अपना ईमान नहीं बेचा और ताजी मछली, महंगे मसालों ही इस्तेमाल करे। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि खानी हो तो राहुल के ठेले पर ही खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और उस दिन से ही राहुल के ठेला पर पैर रखने की जगह भी नहीं रहती। राहुल की ईमानदारी, वफादारी ने उसे सबकी नजर में ऊंचा कर दिया है। अब दूर दूर तक सिर्फ राहुल की ही फिश कड़ी के चर्चे हो रहे थे।